प्यारे बच्चों, जैक बोर्ड में समाज शास्त्र का कल एग्ज़ाम है और उसके लिए हम लोग मॉडल सेट देख रहे थे। 3 मॉडल सेट कंप्लीट हो चुका है। ये लास्ट मॉडल सेट है जिसमें आपके लिए परीक्षा उपयोगी प्रश्नोत्तर हो सकते हैं। चैनल पर पहली बार है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर ले। उसके बाद लास्ट वीडियो ऑब्जेक्टिव का बनाएंगे और उसके बाद आप लोग फिर बताइएगा आप लोगों का एग्ज़ाम कैसा गया। तो चलिए हम लोग फटाफट क्वेश्चन को देख लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपका, अनुमान या प्रक्षेप से आप क्या समझते हैं? तो भारत में प्रत्येक 10 वर्ष पर जनगणना होती है। पिछली जनगणना 2001 में हुई थी। इसके आधार पर अगर 2026 की स्थिति का अनुमान लगाया जाए तो वह अनुमानित भार आकार ही दर्शाएगा। इसी को अनुमान का प्रक्षेप कहते हैं। जाति प्रथा में अलगाव का क्या अर्थ है? तो अलगाव की भावना का सीधा अर्थ है जिसके आधार पर एक जाति दूसरी जाति से अपने को भिन्न मानती है और इस भिन्नता का कठोरता से पालन करती है। परिवार के सकारात्मक पक्ष क्या है? तो परिवार एक गहरे स्नेह और देखभाल की सनातन संस्था है। इसका उद्भव ही प्यार, त्याग, बलिदान, पारस्परिक सुरक्षा, देखभाल की मधुरता से हुआ है। परिवार की ऐसे ही सकारात्मक स्थिति इसके सकारात्मक पक्ष का बखान करती है। आत्मसत्करण से क्या समझते हैं? तो सांस्कृतिक एकीकरण और समजातीयता की एक प्रक्रिया है आत्मसत्करण। इसके द्वारा किसी समुदाय या समाज में नए शामिल हुए या अधीनस्थ समूह अपनी विशिष्ट संस्कृति को खो देते हैं और प्रभुत्वशाली बहुसंख्यकों की संस्कृति को अपना लेते हैं। आत्मसत्करण जबरदस्ती भी करवाया जा सकता है और यह ऐच्छिक भी हो सकता है, मतलब दूसरा धर्म को अपना लेना ही आत्मसत्करण कहलाता है। न्याय पंचायत क्या है? तो ग्राम पंचायत की न्यायपालिका के रूप में न्याय पंचायत की व्यवस्था होती है। कुछ राज्यों में न्याय पंचायतों की भी स्थापना की गई है। बिहार भी ऐसे राज्यों में एक है। न्याय पंचायत ग्राम पंचायत की अदालत है। कुछ छोटे मोटे दीवानी और आपराधिक मामलों की सुनवाई का आधार इसके पास होता है। ये ग्रामीण न्यायालय प्रायः कुछ पक्षों के आपसी विवादों में समझौता कराने में सफल होते हैं। अगला है, रैयतवाड़ी प्रथा क्या थी? तो औपनिवेशिक शासन में, मतलब जब अंग्रेज का शासन था तो रैयतवाड़ व्यवस्था भूमि प्रबंध से संबंधित थी। अंग्रेजों ने मद्रास में रैयतवाड़ी प्रथा लागू की। तेलुगु भाषा में रैयत का अर्थ है कृषक। इसके अनुसार किसान जमीन के मालिक खुद थे। इस व्यवस्था में जमींदार के स्थान पर वास्तविक कृषक ही टैक्स चुकाने के लिए जिम्मेदार होता था। सोप ओपेरा का क्या तात्पर्य है? तो सोप ओपेरा कहानियों की लड़ी का धारावाहिक प्रदर्शन है। यह लगातार चलती है, अलग अलग कहानियां चलती रहती है और भिन्न पात्र प्रकट और गायब हो जाते हैं, पर स्वयं सोप का तब तक कोई अंत नहीं होता जब तक उसे पूरा प्रसारण से वापस नहीं ले लिया जाता। सोप ओपेरा एक इतिवृत्त को लेकर चलते हैं जिसे नियमित दर्शक जानते हैं, उनके व्यक्तित्व और उनके जीवन के अनुभवों से सुपरिचित हो जाते हैं। आप कैसे कह सकते हैं कि परिवार हमारे जीवन का अभिन्न अंग है? तो परिवार हमारे जीवन का अभिन्न अंग है। यह बात हमारे अस्तित्व के लिए अपने आप स्वीकृत है। हम यह मानकर जीते हैं कि अन्य लोगों के परिवार हमारे परिवार की तरह है। यही परिवारजन एकात्मकता का बोध परिवार को जीवन का अंग बना देता है। लघुत्तरीय प्रश्न है, जनसंख्या वृद्धि के 3 बुनियादी चरणों से आप क्या समझते हैं? तो जनसंख्या वृद्धि का पहला चरण है जनसंख्या वृद्धि का कम होना, क्योंकि समाज अल्प विकसित तथा वैज्ञानिक और तकनीकी दृष्टि से पिछड़ा होता है। फिर वृद्धि की दर इसलिए कम होती है चूंकि मृत्यु दर और जन्म दर बहुत ऊंची रहती है, इसलिए दोनों के बीच का अंतर नीचा रहता है। तीसरे यानी अंतिम चरण में भी विकसित समाज में जनसंख्या वृद्धि दर नीची रहती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ऐसे समाज में मृत्यु दर और जन्म दर दोनों ही काफ़ी कम हो जाती है। इन दोनों अवस्थाओं के बीच एक संक्रमणकालीन स्तर होता है जब पिछड़ी अवस्था से उन्नत अवस्था में जनसंख्या वृद्धि की दर काफ़ी ऊंची हो जाती है। जाति और वर्ण के प्रमुख अंतरों का उल्लेख करें। तो जाति और वर्ण के 4 प्रमुख अंतर निम्नलिखित है। पहला, वर्ण व्यवस्था भारतीय सामाजिक जीवन की अपेक्षाकृत अधिक प्राचीन अवधारणा है। जाति व्यवस्था का इतिहास अधिक पुराना नहीं है। वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत समाज का विभाजन केवल 4 प्रमुख वर्णों
में देखने को मिलता है, यथा ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, जबकि जाति व्यवस्था हजारों जातियों एवं उपजातियों में विभाजित है। वर्ण व्यवस्था का आधार व्यक्ति के गुण और कर्म है, जबकि जाति व्यवस्था का एकमात्र आधार व्यक्ति का जन्म एवं अनुवांशिकता है। वर्ण व्यवस्था के खुलापन और उदारता है, अर्थात एक व्यक्ति के कर्मों के आधार पर उसके वर्ण की सदस्यता बदल भी सकती है। डॉक्टर राधाकृष्णन का स्पष्ट मत है, जन्म के समय प्रत्येक व्यक्ति शूद्र होता है, बाद में अपने कर्मों के अनुसार ही वह विशेष वर्ग की सदस्यता प्राप्त करता है। जाति व्यवस्था एक स्थिर व्यवस्था है, अर्थात व्यक्ति जिस जाति में जन्म लेता है वह आजीवन उसी जाति का सदस्य बना रहता है। अस्पृश्यता के कितने मुख्य आयाम है? तो अस्पृश्यता मतलब छुआछूत जाति व्यवस्था का एक अत्यंत घृणित एवं दूषित पहलू है। यह धार्मिक एवं कर्मकांडीय दृष्टि से शुद्धता एवं अशुद्धता के विचार से कतिपय जातियों को सबसे निम्न यानी अस्पृश्य समझती है। इस प्रसंग में यह ध्यान देने योग्य बात है कि अस्पृश्यता के 3 मुख्य आयाम है: अपवर्जन या बहिष्कार, अनादर एवं अधीनता तथा शोषण। ये तीनों आयाम अस्पृश्यता के प्रक्रिया में समान रूप से महत्वपूर्ण है। अगला औपनिवेशिक भारत में चाय उद्योगों के श्रमिकों की कैसी स्थिति थी? तो औपनिवेशिक भारत में मतलब जिस समय अंग्रेज का शासन था, 1851 ईस्वी में असम में प्रारंभ किए गए चाय बागानों में श्रमिकों की दशा बड़ी दयनीय थी। बड़ी संख्या में मजदूरों को काम करने के लिए दूसरे क्षेत्रों में लाया जाता था। चूंकि असम की जनसंख्या उतनी पर्याप्त नहीं थी, उन्हें अस्वस्थ कर आबो हवा में जबरन रखा जाता था, जहां विचित्र तरह के बुखारों का प्रकोप था। बीमार पड़ने पर उनका सही इलाज भी नहीं होता था। ऐसे कानून भी बनाए गए थे जिसके चलते असहाय मजदूर ठेकेदारों की मनमर्जी पर ही अपना जीवन भोग रहे थे। शासन ने ठेकेदारों को ही मजदूरों को नियुक्त कर चाय बागानों में पहुंचाने का दायित्व सौंपा था। ठेकेदार मजदूरों को प्रलोभन, बल, भय के द्वारा चाय बागानों में काम करने को मजबूर करते थे और अपना मुनाफा कमाते थे। भूमिगत खदानों के कामगारों को अक्सर कौन सी बीमारियां हो जाती है? तो भूमिगत खदानों में गैसों के उत्सर्जन और ऑक्सीजन के बंद होने से बहुत से कामगारों को सांस लेने में दिक्कत होने लगती है। उनको होने वाली बीमारियों में मुख्य है क्षय रोग एवं सिलिकोसिस। खुली खानों में काम करने वाले तो निरंतर तेज धूप और वर्षा में भी काम करने को मजबूर है। इससे उनके जैविक शक्ति का ह्रास होता जा रहा है। इसके साथ साथ खान के भीतर काम करते समय वे खान के फटने से या किसी चीज के गिरने से होने वाली चोटों का भी सामना करते हैं। इस तरह की होने वाली दुर्घटनाओं की दर भारत में अन्य देशों की तुलना में बहुत अधिक है। अगला है औद्योगिकरण में समानता और असमानता दोनों के तत्व विद्यमान है कैसे? तो औद्योगिकरण के चलते ही आज विश्व भर के यातायात में रेलगाड़ियां, बसें, साइबर कैफे आदि सार्वजनिक उपयोग के साधन बन गए हैं। रेलगाड़ियों या बसों के सफर में आज जातिगत समानता बढ़ गई है। दूसरी तरफ भेदभाव के पुराने स्वरूप को नए कारखानों या अन्य औद्योगिक संस्थाओं में देखा जा रहा है। यद्यपि समसामयिक जगत में सामाजिक असमानताएं कम हो रही है, लेकिन आर्थिक या आय से जुड़ी असमानताएं उत्पन्न हो रही है। अच्छे वेतन वाले व्यवसायों जैसे चिकित्सा, कानून, पत्रकारिता आदि में उच्च जाति के लोगों का वर्चस्व आज भी बना हुआ है। दूसरा भेदभाव महिलाओं के वेतन या उनकी मजदूरी में पुरुषों की तुलना में गैर बराबरी का है। इस तरह औद्योगिकरण ने भले ही सामाजिक असमानता को दूर करने में अहम भूमिका निभाई हो, लेकिन आर्थिक दशा पर जब गौर करते हैं तो बहुधा सामाजिक और आय संबंधी असमानता परस्पर आच्छादित हो जाती है। अगला है औपनिवेशिक शासन में व्यापार का एक समान तरीका क्या था? तो औपनिवेशिक शासन की व्यापार नीति बिल्कुल स्पष्ट थी। भारत के संसाधनों का उपयोग कर अधिकाधिक लाभ कमाना, इसके अनुसार कच्चे माल के उत्पादन को बढ़ावा भारत में दिया जाता था और उससे बनने वाले सामान को तैयार कराया जाता था। यूनाइटेड किंगडम में तैयार कराए गए माल उपनिवेशों में बेचे जाते थे। इसलिए औपनिवेशिक भारत में बंदरगाह वाले शहरों जैसे बम्बई, कलकत्ता, बाद में मद्रास में कारखाने खोले गए। रोजगार के 3 प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से हैं? तो आजीविका के लिए रोजगार के 3 प्रमुख क्षेत्र निम्नलिखित हैं। प्राथमिक क्षेत्र जो कृषि और खदान है, द्वितीय क्षेत्र जिसमें उत्पादन, निर्माण और उपयोगिता है, तृतीय क्षेत्र में आपका व्यापार, यातायात और वित्तीय सेवाएं हैं। यहाँ से दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है
हिंदू विवाह के विभिन्न प्रकारों का वर्णन करें। तो पहला है ब्रह्म विवाह, दोनों पक्ष की सहमति से समाज का विवाह निश्चित कर देना ब्रह्म विवाह कहलाता है। आज का अरेंज मैरिज ब्रह्म विवाह का ही रूप है। फिर है दैव विवाह, किसी सेवा कार्य विशेषता धार्मिक अनुष्ठान के मूल्य के रूप में अपनी कन्या को दान दे देना दैव विवाह कहलाता है। आर्ष विवाह, तो अर्ष विवाह क्या है, तो कन्या पक्ष वाले को कन्या का मूल्य देकर समानता गोदान करके कन्या से विवाह कर लेना अर्ष विवाह कहलाता है। प्रजापत्य विवाह, तो कन्या की सहमति के बिना उसका विवाह अभिजात्य वर्ग के वर्ण से कर देना प्रजापत्य विवाह कहलाता है। गंधर्व विवाह, परिवार वालों की सहमति के बिना वर और कन्या का बिना किसी रीति रिवाज के आपस में विवाह कर लेना गंधर्व विवाह कहलाता है। असुर विवाह, कन्या को खरीद कर विवाह करना असुर विवाह कहलाता है। राक्षस विवाह, कन्या की सहमति के बिना उसका अपहरण करके जबरदस्ती विवाह कर लेना राक्षस विवाह कहलाता है। पैचास विवाह, तो कन्या की मदहोशी अर्थात गहन निंद्रा, मानसिक दुर्बलता आदि का लाभ उठाकर उससे शारीरिक संबंध बना लेना और उससे विवाह करना पैचास विवाह कहलाता है। अगला है सामाजिक परिवर्तन में पश्चिमीकरण की भूमिका का उल्लेख करें। तो पश्चिमीकरण की प्रक्रिया ने सामाजिक परिवर्तन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इनमें से प्रमुख निम्नलिखित है। पहला है धार्मिक जीवन में परिवर्तन। तो पश्चिमीकरण से भारत में 19वीं शताब्दी से एक व्यापक समाज सुधार आंदोलन आरंभ हुआ है। पश्चिमी संस्कृति के मानवतावाद और सामाजिक समानता से प्रभावित होकर यहाँ आर्य समाज, ब्रह्म समाज और रामकृष्ण मिशन जैसे सुधार संस्था की स्थापना हुई है। दूसरा है जाति व्यवस्था में परिवर्तन। तो पश्चिमीकरण की प्रक्रिया सामाजिक समानता और व्यक्तिगत स्वतंत्रता को अधिक महत्व देती है। इसके प्रभाव से जाति से संबंधित सामाजिक संपर्क, छुआछूत, खान पान तथा विवाह से संबंधित बहुत सी कुरीतियों का प्रभाव समाप्त होने लगा। स्त्रियों की दशा में सुधार, पश्चिमीकरण के प्रभाव से जब व्यक्तिगत स्वतंत्रता और स्त्री पुरुषों की समानता के विचारों को महत्व मिलने लगा तो स्त्रियों ने भी आर्थिक जीवन में प्रवेश करना आरंभ किया। फिर है संयुक्त परिवारों का विघटन। तो पश्चिमीकरण के प्रभाव स्वरूप संयुक्त परिवारों के स्थान पर केंद्रित परिवारों में वृद्धि होने लगी। पांचवा है सांस्कृतिक व्यवहारों में परिवर्तन। पश्चिमीकरण के प्रभाव से हमारे खान पान, वेशभूषा, व्यवहार के तरीकों तथा उत्सवों के आयोजनों में व्यापक परिवर्तन हुआ है। जन्म, विवाह और मृत्यु जैसे अवसरों पर भी परंपरागत संस्कारों का बहुत संक्षिप्तीकरण हो गया है। अगला है धर्मनिरपेक्षता का अर्थ एवं विशेषताओं का वर्णन करें। तो धर्मनिरपेक्षता सामाजिक परिवर्तन की वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा सामान्य लोगों के व्यवहारों पर परंपरागत धार्मिक विश्वासों का प्रभाव कम होने लगता है। किसी समाज में जब धर्मनिरपेक्षता की प्रक्रिया प्रभावपूर्ण बनने लगती है तो मानवीय व्यवहारों की विवेचना धार्मिक विश्वासों की जगह तर्क और व्यवहारिक दृष्टिकोण से जाने लगती है। धर्मनिरपेक्षता का एक अर्थ राजनीतिक है और दूसरा समाजशास्त्रीय। राजनीतिक आधार पर निरपेक्षता का अर्थ है तटस्थता या समानता का भाव। समाजशास्त्रीय आधार पर श्रीनिवास ने धर्मनिरपेक्षता का अर्थ परिवर्तन की एक ऐसी प्रक्रिया के रूप में स्पष्ट किया है जिसके द्वारा परंपरागत धार्मिक विश्वासों और व्यवहारों की जगह आधुनिक ज्ञान को महत्व दिया जाए। भारत में स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान धर्मनिरपेक्षीकरण शब्द का प्रयोग भारत में सभी धर्मों को मानने वाले लोगों के प्रति समानता का व्यवहार करने से समझा जाता है। धर्मनिरपेक्षता की प्रमुख विशेषताएं हैं। पहला, इसके अंतर्गत सभी धर्मों की भी समानता होती है। दूसरा, राज्य के किसी धर्म का पक्ष नहीं लेता है। तीसरा, कानून द्वारा किसी धर्म का पक्षपात नहीं होता है। चौथा, राज्य सरकार को धर्म से अलग रखना होगा। पांचवा, सभी धर्मों के लोग को अपने धर्म के पालन तथा प्रचार और प्रसार की आज़ादी होती है। अगला, धर्म के प्रकारों की विवेचना कीजिए। तो धर्म 6 प्रकार के। पहला, वर्ण धर्म। डिटेल देख लीजिए बच्चों, ये साफ दिख रहा है, इसको आप देख के लिख लीजिएगा। दूसरा है आश्रम धर्म। तीसरा है कुल धर्म। चौथा है राज धर्म। पांचवा है काल एवं देश धर्म और छठा है स्वधर्म। 21 नंबर है बेरोजगारी के विभिन्न प्रकारों का वर्णन करें। तो बेरोजगारी के हम लोग प्रकार जानते हैं। पहला है मौसमी बेरोजगारी, मतलब मौसम के आधार पर काम मिलेगा उसके बाद बेरोजगार रहेंगे। डिटेल आप देख लीजिए बच्चों। फिर है प्रच्छन्न बेरोजगारी, मतलब 2 आदमी का जरूरत है, 5 आदमी काम करे तो वो प्रच्छन्न बेरोजगारी हो जाएगा। संरचनात्मक बेरोजगारी, तो संरचनात्मक बेरोजगारी है जो बाजार में दीर्घकालीन स्थितियों में बदलाव से होता है, ये संरचनात्मक होता है। चक्रीय बेरोजगारी, जिसमें है कि
बाजार में जो तेजी मंदी आता है उसके कारण रोजगार और बेरोजगार में कमी बेसी होते रहेगी। फिर घर्षण जनित बेरोजगारी। 22 नंबर है सांप्रदायिकता का अर्थ एवं विशेषताओं का वर्णन करें। तो सांप्रदायिकता को एक विचारधारा माना जा सकता है जो कि यह बताती है कि समाज धार्मिक समुदायों में बटा हुआ है जिसके स्वर्ण एक दूसरे से भिन्न है और कभी कभी उसमें पारस्परिक विरोध होता है। यह आरोप झूठा आरोप लगाने से लेकर जान से मार देने तक का विभत्त रूप धारण कर लेता है। सांप्रदायिकता की विशेषताएं हैं, तो ये विशेषता आप देख लीजिए बच्चों, ये दीर्घ उत्तरीय है। तो ये थे आपके मॉडल सेट 4 के महत्वपूर्ण प्रश्न। आशा करते हैं वीडियो आपके लिए उपयोगी साबित होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।